हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार है आप सभी को और प्यार भरा अभिनंदन है आप सभी का चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लर्निंग स्टाइल, जो कि हमारी सीरीज चली हुई थी लर्निंग स्टाइल की। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर पहुंच गए हैं टॉपिक पर। तो अधिगम शैली, यहाँ पर हम अधिगम स्टाइल को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अधिगम आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखना, और शैली का मतलब होता है कि अलग अलग स्टाइलों में सीखना। तो आप भी जानते हैं भाई, आपने भी बचपन से लेकर अभी तक बहुत सी चीजें सीखी है। तो क्या एक ही तरीके से सीखे? नहीं, आपने हर एक चीज को सीखने का तरीका अलग अलग अपनाया है। किसी इंसान का कैसा तरीका होता है कि दूसरे इंसान का, ठीक आपके बगल में रहने वाले, आपके घर में रहने वाले इंसान का दूसरा तरीका होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि इंसान क्या होता है, मनुष्य क्या होता है कि चीजों को अलग अलग तरीके से सीखता है। तो इसी के तहत हम यहाँ पर आज कोल्ब की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। कोल्ब ने भी यही बताया है अपने सिद्धांत में। उन्होंने 4 प्रकार के यहाँ पर शैलियों को दर्शाया है, ठीक है, जिनको हम अभी पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। और चूंकि जो सुप्रसिद्ध कोल्ब मनोवैज्ञानिक थे, ये सहपाठी थे, कलीग थे किसके, जो आप सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसकी थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि चीन प्याजे के नाम से आप उनको जानते हैं। तो उनके ये कलीग थे और उनकी थ्योरी से प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर इन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी दी। तो लर्निंग थ्योरी जाता है, लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक जाने जाते हैं कोल्ब। और इन्होंने जो लर्निंग का स्टाइल्स बताया है, जो तरीका बताया, वो 4 प्रकार का बताया है। तो आप इनकी थ्योरी में थोड़ा इफेक्ट देख भी सकते हैं, किसका, प्याजे की थ्योरी का। क्योंकि ये जो टर्म्स है यहाँ पर, जैसे कि आत्मसातकरण है और अपसारी चिंतन है, अपिसारी चिंतन है, समायोजन है, ये सभी टर्म्स हम प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सिमिलरिटी बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर हम लर्निंग स्टाइल पढ़ेंगे, ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब पहले से ही माइंड में तैयार करके चलना है इनको, मतलब अलग अलग रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं मिक्सअप मत कर देना, क्योंकि ये लर्निंग स्टाइल है और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक। टर्म्स भले ही एक हो, और क्वेश्चन जब इससे पूछे जाते हैं तो वो भी अलग स्टाइल से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी थ्योरी से क्वेश्चन उनकी थ्योरी में मिक्स करके पूछ लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी रहने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपको पहले से ही माइंड क्लियर रहना चाहिए, तो माइंड मेकअप करके चले पहले से ही। और क्योंकि हम कोल्ब की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब लर्निंग स्टाइल से आपसे पूछा जाए कि लर्निंग थ्योरी किसने दी है, लर्निंग स्टाइल थ्योरी किसने दी है, तो कोल्ब ने दी है। कितने प्रकार की दी है, तो 4 प्रकार की दी है। क्लियर हुआ? तो चलिए, सबसे पहला जो टाइप इन्होंने दिया था अपसारी डाइवर्जिंग। तो ये किस तरीके से बच्चा इसमें सीखता है और हम कौन सा तरीका इसके तहत मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी मतलब स्टाइल क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो एक नहीं विभिन्न तरीकों से सीखता है, ठीक है। भाई देखो, जब हमें पता है कि क्लास में बहुत तरह अलग अलग तरह के अलग अलग मेंटल एबिलिटी के बच्चे हैं, उनका आईक्यू लेवल अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है। तो जब क्लास में हमें पता है कि सब एक तरह के नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके से सोचने वाले बच्चे हैं, तो हम एक तरीका कैसे अपना सकते हैं, तो हमें अपनाना होता है कुछ ऐसा तरीका जिसे कह सकते हैं कि जिसमें हम विभिन्न ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जिसे कहते हैं अपसारी या फिर डाइवर्जिंग थिंकिंग या फिर डाइवर्जिंग स्टाइल। तो इसे में हम किसी बच्चों को टीएलएम से पढ़ाएंगे, किसी बच्चों को बोर्ड से पढ़ा देंगे, किसी बच्चों को किताब से पढ़ा देंगे, किताब से समझ में आ जाएगा, किसी बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से, किसी बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से। तो इतने सारे तरीके बच्चों को मतलब पढ़ाने के हम यूज करेंगे, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से तो बच्चे को समझ में आएगा, बात समझ रहे हो। तो ऐसी वो कौन सा स्टाइल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डेवलप हुआ, ब्रेन स्ट्रोमिंग, सॉरी, मतलब आप सारी स्टाइल के तहत अगर क्लास में आपको यूज करना पड़े, या फिर जो कौन सा वो ऐसा तरीका डेवलपमेंट हुआ जिसे आज भी मतलब क्लासों में यूज किया जाता है, तो वो ब्रेन है, वो है ब्रेन स्ट्रोमिंग। ये पूछा भी जाता है, ब्रेन स्ट्रोमिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग में होता क्या है, देखिए क्या करेंगे कि एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, उसके चारों तरफ बच्चों को बैठाएंगे और बीच में होंगे बेंच, ठीक है, बीच में बेंच होगी, एक लंबी सी टेबल होगी, और उस पर क्या है कि बच्चों को बैठाने के बाद में उनके सामने एक टॉपिक रखेंगे। फॉर एग्जांपल उनके सामने एक टॉपिक रखा हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, ये उनका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो एक तरह से उनको एक प्रॉब्लम हमने दे दी है और एक टॉपिक दे दिया है डिस्कस के लिए, डिबेट करने के लिए। तो अब क्या होगा कि अलग अलग बच्चे अपना एस्पेक्ट रखेंगे, अपने अपने मतलब थॉट्स बताएंगे, थिंकिंग उसमें करेंगे, सोचेंगे। सबका एक तरीका तो नहीं हो सकता।
ठीक है, वो उनको नोट भी कर सकते हैं, वो उनको डिबेट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन वो सुझाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अपसारी चिंतन से पढ़ाना मतलब कि अपसारी डाइवर्सिंग स्टाइल में पढ़ाना बच्चों को बच्चों के लिए काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसका यूज करके हम बच्चों के जो है अलग अलग तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बात समझ में, ये काफी इफेक्टिव रहता है और सामान्यतः स्कूलों में कई बार यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अपसारी चिंतन तरीका आपको समझ में आया होगा, आई होप। सेकंड, यहाँ पर उन्होंने जो दिया है लर्निंग स्टाइल में, वो दिया है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं। यानी कि सिर्फ सीखने का एक ही तरीका यहाँ पर नहीं होता है। एक तो तरीका आपने देख लिया है, दूसरा तरीका यह भी होता है कि चीजें इस तरीके से भी सीखी जाती है। कौन से तरीके से? एसिमिलेशन। आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी आप कोई नई चीज देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका जो उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, उससे पहले नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि वहां का क्या होता है कि मतलब भाई उनका जो सीटिंग सिस्टम होता है वो अलग होता है, और जो स्क्रीन होता है, जो मतलब इससे पहले आपने इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देखी, ठीक है, तो स्क्रीन अलग होती है। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पर बिल्कुल डार्कनेस कर दिया जाता है, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है, और जो साउंड होती है वो साउंड बड़ी ही मतलब कह सकते हैं कि बेरेबल होती है ना, बिल्कुल भी दौड़ धमाका वाली नहीं होती है। और लाइटिंग की हल्की मतलब उसमें एनहेंसमेंट होता है, और मतलब आप देखते होंगे कि बाकी भी इंजॉय के लिए वहां पर बहुत सी चीजें होती है। तो ये आपने क्या, अगर मतलब एक तरह से आपको नॉलेज तो थी कि मूवी हॉल होता है, उसमें जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, ठीक है, टिकट लेते हैं, और मतलब भाई अच्छा लगता है मूवी हॉल में मूवी देखना। तो ये तो था आपको, लेकिन क्या आपने एक्सपीरियंस लिया था इसका? नहीं लिया था। तो आपको मतलब पहले ही मतलब किसी चीज का ज्ञान हो और उसमें एक नया मतलब अच्छा चीज आपको एक्सपीरियंस आप उसका ले ले। तो जब पूर्व ज्ञान में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, तो इस तरह का सीखना, इस तरह की लर्निंग जो होती है वो होती है उसे कहते हैं आत्मसातकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या जेनरलाइजेशन। यानी कि मैंने जो चीजें मुझे पहले से पता थी वो तो पता ही थी, आज मैंने कुछ नया सीखा है, ठीक है, आज मैंने कुछ नया सीखा है, वो अलग स्टाइल में सीखा है। पहले आपने सिर्फ सुना था, आज उसको आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो आपका स्टाइल बिल्कुल अलग हो ही गया। बात समझ लो। तो ये एक तरीका सीखने का, ये, और दूसरा तरीका ये, ठीक है, एजिमिलेशन। तो अब यहाँ पर अगर हमें एजिमिलेशन को कक्षा में यूज करना हो बच्चों के लिए तो कैसे करें? बच्चों ने देखो एप्पल तो देखे होंगे, है ना, तो मोस्टली बच्चों ने कैसे एप्पल देखे होंगे? भाई सीधी सी बात है, आमतौर पर बच्चे क्या मतलब रेड एप्पल ही देखते हैं। लेकिन अगर आप उनको ब्लैक एप्पल दिखाएं तो वो सीधी सी बात है, ये मतलब चौंक जाएंगे कि अच्छा एप्पल ब्लैक भी होता है, अरे वाह, है ना। तो मतलब फिर उनको ये लगेगा कि मैं मतलब वैसे ही बोल दिया फ्लो में, एप्पल ब्लैक नहीं होता है, ठीक है, मतलब उनको दिखाओ कलरफुल करके, चलो एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, फ्लो में बोल दिया है, सॉरी उसके लिए। जैसे कह सकते हैं कि रोज रोज नॉर्मल तरीके पर बच्चे क्या देखते हैं कि रेड ही देखते हैं, है ना, लेकिन आप उनको ब्लैक रोज दिखाओ, येलो रोज दिखाओ, है ना, तो ये कहेंगे अच्छा रोज ब्लैक भी होता है, येलो भी होता है, अरे वाह, है ना। तो उनको अच्छा लगेगा। और इस तरीके से क्या हो सकता है कि मतलब आप बहुत सी एक्टिविटी अपने स्कूल में अपना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सिर्फ चैप्टर को पढ़ाने का एक ही तरीका थोड़े ना होता है, तो आप विभिन्न तरीके से पढ़ा सकते हो। और जो बच्चा पहले ये सोचता था कि सिर्फ क्लास में ही बैठ कर पढ़ा जा सकता है, तो उसे पता चलेगा कि खेल के माध्यम से भी सीख सकते हैं हम, तो ठीक, तो ये एजिमुलेशन के तरीके से, स्टाइल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अभिसारी मतलब होता है कि क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या था कि बच्चों को विभिन्न तरीकों से जब पढ़ाया जा रहा था तो उसको अपसारी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन के माध्यम से। अभिसारी में अपोजिट होता है। अभिसारी में क्या होता है कि बच्चे ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, एक दो चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी मतलब कितने भी उनके सामने ऑप्शन हो तो वो सब नकारा होते हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं
जो मतलब विभिन्न तरीकों से नहीं केवल कह सकते हैं कि मतलब उन्हें एक ही तरीका समझ में आता है या फिर एक ही स्टाइल समझ में आता है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। अगर उन्हें खेल के माध्यम से या अदर चीज़ों के माध्यम से पढ़ाएँगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सीरियस होते हैं और सीरियस बच्चा कभी भी जो है फ़नी मूड में नहीं पढ़ता है, वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि किताबों में ही घुसा रहता है। जिसे आपने देखा भी होगा कि बहुत से बच्चे किताबी कीड़ा होते हैं। वो उनका जो है चश्मा ही नहीं उतरता, उनका जो है भूख नहीं लगती, उनको जो प्यास नहीं लगती और वैसे दुबले-पतले से होंगे, बाकी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो इस तरह के बच्चे अगर है आपकी कक्षा में, तो इस तरह के बच्चों को भी सोचकर आपको ये देखना होगा कि हम बाकी तरीके नहीं अपना सकते, हमें एक तरीका ये भी अपनाना होगा कि हम सीरियसली मतलब उसको लाइब्रेरी के लिए मतलब बच्चों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए। और बच्चे क्योंकि इस स्टाइल में अगर सीखना या पढ़ना पसंद करते हैं, तो इस तरह का मैनेजमेंट स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। समायोजन एकोमोडेशन यानी कि एक बच्चा है या फिर बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में रहते हैं, तो होता क्या है कि कई बार आप मतलब ये होता है कि आप कई बार कोई भी तरीका अपना लो, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो आपस में मेल-जोल से, ग्रुप एक्टिविटी से, ठीक है? और कह सकते हैं कि किसी ना किसी मतलब प्रैक्टिकल करके जब बच्चे सीखते हैं, तो उस तरीके को हम समायोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन्हें पत्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें टहनियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़-पौधों के खाद के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है मैदान में ले जाओ, टचअप कराओ, मतलब कह सकते हैं मतलब फेस टू फेस उनको चीज़ें दिखाओ और वे बच्चे उनको टच करेंगे, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इस तरीके से जो पढ़ाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समायोजन एकोमोडेशन बोलते हैं। तो एकोमोडेशन में यही होता है कि जो बच्चा होता है कि दूसरों के साथ में मतलब वो प्रायोगिक या अनुभविक तरीके से सीखता है, खुद एक्सपीरियंस करता है। बात समझ रहे हो? तो ये 4 तरीके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो अपसारी से आते हैं या फिर अभिसारी से आते हैं, ठीक है? ये दोनों आपने बहुत तरीके उम्मीद करती हूँ कि चारों के चारों आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अधिगम शैली। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपने चीज़ों को सीख तो लिया है, ठीक है? आपने चीज़ों को सीख तो लिया है, लेकिन क्या मतलब उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखोगे? आप क्या करते हो कि मतलब चीज़ें सीखने के बाद में उनका ट्रांसफ़र भी तो करते हो, उनका मतलब कहीं न कहीं पर यूज़ होना भी तो ज़रूरी होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने जो है मैथमेटिक्स सीख लिया, अब क्या उसका यूज़ ही नहीं करोगे ज़िंदगी भर, कहीं न कहीं तो यूज़ करना है, ठीक है? तो सीखे हुए ज्ञान को जब हम यूज़ कर पाए, कहीं पर ट्रांसफ़र कर पाए, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरी है, ठीक है? तो बात करें जब हम सीखी हुई क्रियाओं को अलग-अलग स्थानों पर प्रयोग करते हैं, तो वो अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कहलाता है। तो ट्रांसफ़र कितने तरीकों का होता है? ये भी ज़रूरी है, ये भी पूछा जाता है। तो ट्रांसफ़र कितने तरीकों का होता है? तो 3 तरीके को होता है। एक होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण और तीसरा होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है? तो 3 तरीके आपने देख लिए, तीनों तरीकों में से अगर हम पॉज़िटिव की बात करें, तो इससे पहले सबसे पहले इसे समझेंगे कि जब आपने कोई चीज़ सीखी और आप उसको दूसरी जगह पर यूज कर पाओ कहीं पर भी दूसरी जगह पर, तो वो ट्रांसफर कहलाएगा किस प्रकार का, पॉजिटिव ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल आपने क्या सीखा, एक बाइक चलानी सीखी और बाइक चलानी सीखने के बाद में आपको स्कूटी चलानी पड़ गई, ठीक है, कहीं जाने के लिए। तो चूंकि आपको बाइक चलानी आती है, तो आपको सीधी सी बात है स्कूटी में हेल्प मिल जाएगी चलाने के लिए। तो अगर आप उस बाइक का सीखा हुआ ज्ञान स्कूटी चलाने में कर पाओगे, स्कूटी नहीं बन पा रही है, सॉरी उसके लिए, ठीक है, पता नहीं ये क्या बन गया, ठीक है, अगर स्कूटी चलाने में कर पाओगे, तो सीधी सी बात है इस तरह का ट्रांसफर, इस तरह की लर्निंग का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। ये तो मुझे बकरी सी लग रही, पता नहीं क्या बन गया है सॉरी उसके लिए, ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब है ही नहीं, यहाँ तो जीरो बकवास लग रहा है, ठीक। तो लेकिन आप समझ गए होंगे समझाने का उद्देश्य जो था मेरा। तो पॉजिटिव वो कहलाएगा, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आप क्या है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप फॉर एग्जांपल मैथ पढ़ाते हैं और कहीं पर आपको रीजनिंग पढ़ानी पड़ गई, तो उस रीजनिंग में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कौन, मैथ का ज्ञान।
तो इस तरीके से आपने मैथ के ज्ञान का उपयोग किस में कर लिया, रीजनिंग को पढ़ाने में कर लिया, तो इस तरह का ट्रांसफर क्या हुआ, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। ठीक है, किसका, लर्निंग का। तो लर्निंग का पॉजिटिव ट्रांसफर ये कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें कि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। कई बार कि आपने कोई ज्ञान लिया, ठीक है, आपने कुछ सीखा, तो आप कहीं पर उसे यूज करना चाहो, लेकिन हुआ क्या कि यूजफुल होने के बजाय वो तो क्या हो गया कि वो तो यूजलेस हो गया, यानी कि वो तो बाधा बना उस काम में, उस रुकावट बनी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे ने इंग्लिश बोलनी सीखी, ठीक है, तो वो तो अच्छे के लिए सीखी ना, लेकिन उस इंग्लिश के अब क्या हुआ कि मतलब उस इंग्लिश को वो घर पे भी यूज करने लगा, है ना, ट्रांसफर यूज करने लगा, उसका ट्रांसफर मतलब घर में भी उसको इस्तेमाल करने लगा। लेकिन क्या हुआ कि वो क्या है कि अब उसको जैसे कह सकते हैं कि अब कोई शब्द उसे बोलना है, ठीक है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ना बोलकर, और वो इंग्लिश एक कह सकते हैं कि लैंग्वेज जैसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है, तो उसको ये तो पता नहीं है कि इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेकिन वो ट्राई कर रहा है तो सीधी सी बात है उसको अपनी भाषा, शुद्ध भाषा जिसे मातृभाषा कहते हैं, उसे ही बोलने में प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए वो टूटी फड़की उल्टी सीधी कुछ भी इंग्लिश बोलने लगा। तो एक तरह की रुकावट उसके ट्रांसफर में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है जिसे आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो आपके किसी दूसरे काम को इफेक्ट करता है, तो उस इस तरह के ट्रांसफर को, लर्निंग के ट्रांसफर को हम जो है नेगेटिव मानते हैं। जब उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे तो नेगेटिव तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, बात करें अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का तो मतलब ही यही है कि भैया मतलब कोई यूज नहीं। जैसे कि आपको ड्राइंग करना आता है, तो ड्राइंग करने से आपको दूसरी चीज आती है, आपने एक तो ड्राइंग करना सीखा, दूसरा आपने डांस सीखा, दो लर्निंग सीखी ना। तो दो लर्निंग सीखी तो क्या इनका दोनों में आपस में रिलेशन है, आप ट्रांसफर कर पाओगे। आपने एक तरफ डांस सीखा है, दूसरी तरफ आपने क्या है कि पढ़ाना सीखा है, तो पढ़ाने का डांस से कोई मतलब नहीं है ना, कहाँ यूज कर पाओगे, कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। आप एक तरफ मूवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो खाना बनाने में मूवी का क्या रोल है, कुछ भी नहीं, वहां पर कोई हेल्प मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है, तो वहां पर उसका कोई मतलब आप ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हो, यानी कि खाना बनाने में मूवी देखने के ज्ञान को ट्रांसफर थोड़ी ना कर पा उपयोग थोड़ी ना कर लोगे। तो सीधी सी बात है, जब आपको कोई ऐसा ज्ञान है जो दूसरे ज्ञान में बिल्कुल भी आप उसके यूज नहीं कर सकते दूसरे काम में, तो इस तरह का ट्रांसफर जीरो होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये आपने तीन तरीके समझ लिए हैं यहाँ पर। अब जो अधिगम के स्थानांतरण के तीन तरीके होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जब पूर्व सीखी हुई क्रिया नई क्रिया करते समय काम आए तो सकारात्मक ट्रांसफर स्थानांतरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है प्रतिशत का मतलब हम चैप्टर कर रहे हैं, और सीखने के बाद जब बच्चा लाभ हानि सीखता है तो सवाल हल करते समय वह प्रतिशत का प्रयोग करता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि साइकिल सीखने के बाद बाइक चलाता है तो वो साइकिल सीखने के अनुभव को बाइक के साथ प्रयोग कर लेता है। ठीक, तो ये आपने अधिगम को भी समझा, नकारात्मक को भी आपने, नेगेटिव को ट्रांसफर को भी समझा कि जब पूर्व सीखी हुई क्रिया नया काम करते समय भ्रांति पैदा करे तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि नेगेटिव हो गया, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो पहले बच्चे ने पुट बोलना सीखा, परंतु जब बट आया तो वह भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया कि इसे बुट क्यों नहीं बोला, है ना। तो इस तरीके के जो ट्रांसफर होता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है, जो हमें एक तरह से फंसा कर खड़ा कर देता है, तो वो इस तरह का ट्रांसफर नेगेटिव होता है। और सुनने का तो यही होता है कि आप कहीं पर भी उसको यूज नहीं कर पाओ, दोनों का फील्ड अलग है। ठीक है, तो जब पूर्व की गई क्रिया को नई क्रिया से कोई संबंध नहीं है तो न तो सुनने, तो वह जो ट्रांसफर होता है वो शून्य ट्रांसफर कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पर प्रतिशत अध्याय को सीखकर बच्चा ज्यामिति में प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का अध्याय अलग अलग है। ये आप दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक ट्रांसफर समझ में आया होगा और अच्छे से आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, समझा होगा एक एक चीज को बारीकी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए यहाँ पर कुछ जो है आपको लिंक दे दिए गए हैं, जैसे कि ये हमारा इंस्टा का पेज है और ये फेसबुक का पेज है। ठीक है, आप इसे फॉलो कर ले, ये मेल आईडी है। ठीक है, ये टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप QR कोड को जरूर स्कैन कर ले और सीधे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर ले। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको इस क्लास से काफी हेल्प मिलेगी। बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो बाकी लोगों को भी जोड़े। ठीक है, तो तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा, क्योंकि मिलेंगे अगली क्लास में क्वेश्चनों के साथ में, और क्वेश्चनों की जो है अच्छी खासा मतलब लेवल होगा, प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होगा। तो इसी तरीके से चैनल के साथ में बने रहे। तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।